हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे केंद्रीय बजट 2025-26 के बारे में। और आई नो कि फ्रेंड्स आप लोग काफ़ी समय से इसको लेकर के वेट कर रहे थे कि जल्दी से हमारी कोई वीडियो आए, और मैं भी इस पर काम कर रहा था। तो फाइनली आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं केंद्रीय बजट 25-26 के बारे में। और इसमें मैं आपको नोट्स के फॉर्मेट के थ्रू बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा जो आपको एग्जाम को लेकर के ध्यान में रखना। एक्स्ट्रा कुछ भी हम लोग नहीं देखने वाले हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ कवर करेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो पर ज़्यादा लाइक करिए, और इस वीडियो का लाइक्स का टारगेट हम रखते हैं 305 लाइक्स का। 305 लाइक्स आप जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी हम आर्थिक सर्वेक्षण का भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, केंद्रीय बजट जो कि हाल ही में प्रस्तुत हुआ 1 फरवरी 2025 को, 1 फरवरी 2025 को प्रस्तुतकर्ता के रूप में अगर आपसे पूछा जाए तो सभी लोगों को पता है कि हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण जी हैं, इन्होंने इस बार का बजट पेश किया है और इनका 8वां बजट है। यानी इस बार ये 8वीं बार बजट पेश करी है। मोरारजी देसाई के बाद ये दूसरी वित्त मंत्री बनती हैं जो कि इतनी बार बजट पेश करती है। यानी सर्वाधिक दूसरी बार बजट पेश करने वाली ये हमारी वित्त मंत्री बन जाती है निर्मला सीतारमण जी। अब यहाँ पे दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि बजट का थीम क्या रहा, तो बजट का थीम रहा सबका विकास। सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास को प्रोत्साहित करते हुए सबका विकास थीम के साथ, ध्यान रखिएगा, सबका विकास थीम के साथ केंद्रीय बजट 25-26 प्रस्तुत किया गया। और अगर आपसे पूछे कि इसमें इस बजट में कितनी प्राथमिकताएं दी गई हैं, तो टोटल 17 प्राथमिकताओं की संख्या टोटल 17 है। अलग अलग क्षेत्रों को मिलाकर के टोटल 17 प्राथमिकताएं दी गई हैं। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे। अब मेन पॉइंट आपसे ये पूछा जाएगा कि इस बजट में कुल व्यय कितना है, कुल प्राप्तियां अनुमान कितना लगाया गया। बजट और आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में मैंने डिफरेंसेस आपको हर बार बताया कि ये क्या डिफरेंसेस होता है। देखिए, बजट जो होता है, ध्यान रखिएगा कि बजट जो होता है वो एक अनुमान होता है कि आने वाले साल में हमारी सरकार इतनी चीजों पर, ये सभी जगहों पर खर्च होगा। और एक मतलब अनुमान रखा जाता है कि हमारे पास इतने इतने जगहों पर इतने पैसे खर्च किए जाएंगे। और आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है बीते हुए वर्षों में क्या क्या चीजें खर्च किए गए, कहाँ कहाँ खर्च किए गए, सरकार का ये हमारे सामने ब्यौरा रखा जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि बजट जो है एक तरह का अनुमान होता है। तो यहाँ पर अनुमान ये लगाया गया, कुल प्राप्तियां की अगर बात किया जाए कि कुल प्राप्ति होने का अनुमान रखा गया कि 34 लाख 96, देखिए ध्यान रखिएगा, 34.96 लाख करोड़, ऐसे याद रखना, 34.96 लाख करोड़ रुपए जो कि प्राप्त होने का लक्ष्य रखा गया, मतलब अनुमान रखा गया। अगर आपसे व्यय के बारे में पूछे कि कुल व्यय कितना रहेगा, तो कुल व्यय का अनुमान बताया गया कि 50.65 लाख करोड़ रुपए का व्यय करने का अनुमान है। और यहाँ पे दो चीज और याद रखना है। एक, जैसे कि निवल कर प्राप्तियां कितना होगा, यानी कि नेट टैक्स जो रिसिप्ट्स होंगे वो कितने होंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि 28.37 लाख करोड़ रुपए जो होंगे वो टैक्स के रूप में, नेट टैक्स के रूप में प्राप्त होंगे। और उसी तरह से राजकोषीय घाटा, और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, एकदम वीवीआई है, बजट से जब क्वेश्चंस बनता है तो सबसे ज्यादा पूछे जाने की चांसेस होता है राजकोषीय घाटा, जो कि फिस्कल डिफिसिट कहा जाता है। राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहेगा ये आपसे पूछेगा। तो 4.4% रहने का अनुमान लगाया गया। तो बेसिकली सबसे पहले बजट में ये चार चीजें आपको ध्यान में रखना होता है कि कुल प्राप्तियां कितनी, कुल व्यय कितना हुआ, कुल कर मतलब कि कर प्राप्तियां कितनी होगी, और राजकोषीय घाटा कितना होगा। ये चार चीजों पर सबसे पहले हमें फोकस करना होता है। अब बात करते हैं कि सरकार के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों पर क्या क्या चीजें बात की जाती है। एक वर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि वित्त वर्ष 2025-26 में कैपेक्स व्यय क्या है। कैपेक्स व्यय मतलब कि कैपेक्स एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि कितना रहने का अनुमान है। तो 11.21 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो कि जीडीपी का 3.1% होता है। तो सबसे पहले मन में आपके सवाल ये आएगा कि कैपेक्स व्यय होता है क्या। तो देखिए, कैपेक्स का मतलब शॉर्ट में लिखा गया है, कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर हम इसको ध्यान से अच्छे तरीके से समझे तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है, आप आराम से पढ़ सकते हो कि कैपेक्स व्यय का अर्थ होता है कि वह खर्च जो किसी कंपनी या संगठन द्वारा दीर्घकालिक परिसंपत्तियों यानी लॉन्ग टर्म असेट्स को खरीदने, सुधारने या बनाए रखने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश किया है कि नई मशीनरी या फिर उपकरण खरीदना, मतलब कि सरकार अगर
इन फ्यूचर यानी इस वित्तीय वर्ष 25-26 में कुछ संगठन के साथ मिलकर के या फिर कुछ कंपनियों के साथ मिलकर के कुछ भूमि वगैरह भवन वगैरह खरीदती है, तो उस पर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इतना खर्च होगा, उसे कैपेक्स एक्सपेंडिचर के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि नई मशीनरी या फिर उपकरण खरीदता है, भवन या फिर भूमि खरीदता है, नई तकनीक में निवेश करता है, उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करता है। तो ये सभी जो चीजें होती हैं उसे हम लोग कहते हैं कैपेक्स व्यय। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसमें हम देखते हैं बजट 25-26 में विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। 10 व्यापक क्षेत्र हैं जिस पर के विशेष ध्यान दिया गया। प्राथमिकताएं टोटल 17 क्षेत्रों पर दी गई है, लेकिन विशेष जो ध्यान दिया गया वो 10 क्षेत्रों पर दिया गया, जैसे कि कृषि, ग्रामीण विकास हो गया, समावेशी विकास, विनिर्माण, एमएसएमई, रोजगार, निवेश और ऊर्जा, साथ ही साथ निर्यात और नवाचार। ये 10 जो क्षेत्र हैं व्यापक क्षेत्र, इस पर विशेष ध्यान इस बार का बजट पर दिया गया। ठीक है, इसके आगे अगर हम बढ़े तो महत्वपूर्ण बिंदु करके मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन कर दिया है जो कि पेपर में डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। तो इन सभी पॉइंट्स को फोकस करते हैं। बजट में भारत को, ध्यान दीजिएगा कि बजट में भारत को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ठीक है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत कितने जिले लक्षित किए गए, ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि टोटल 100 जिले को लक्षित किया गया। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत 100 जिले लक्षित किए गए। अब एक प्रश्न आपने हाल ही में देखा होगा, पेपर में पूछा गया था, पीपीएससी में भी क्वेश्चन अभी हाल ही में आए थे कि सरकार ने मतलब कि पिछले बजट को लेकर के वहां पे पूछा गया था, लेकिन आपको ये ध्यान रखिएगा कि सरकार ने 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया है, जिसमें 3 खास करके विशेष ध्यान दिया गया, जैसे तूर, उड़द और मसूर, इन 3 चीजों पर फोकस किया गया। ठीक है, विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो ये चीज मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया, इसे याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं कि मखाना को लेकर के आपने देखा होगा कि हाल ही में बजट जब आया तो बिहार पर काफी जो कि विशेष ध्यान दिया गया। तो यहाँ पर मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बिहार में मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार लाने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना भी की जाने की बात की गई है। तो ये बिहार के लिए बहुत ही अच्छी सौगात थी। इस बजट में सभी लोगों का ध्यान केंद्रित किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो एमएसएमई योजना के तहत आवंटित धनराशि कितनी थी। एमएसएमई जो है इसका गठन होता है 1990 में किया गया था और इसका मुख्यालय जो कि लखनऊ में है, ये थोड़ा आप याद रखना। और एमएसएमई योजना के अंतर्गत आवंटित धनराशि कितनी है, तो टोटल 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ठीक है, 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। सरकारी स्कूलों के लिए कितने अटल टिकरिंग लैब्स की योजना की गई है, तो यहाँ पे याद रखना है कि सरकारी स्कूलों के लिए कितने अटल टिकरिंग लैब्स की योजना, तो 50,000 लैब्स। और इसका उद्देश्य क्या होगा, तो इसका उद्देश्य कि सरकारी स्कूलों में नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया। और ये 50,000 जो टिकरिंग होगी वो टोटल 5 वर्षों में स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। अब आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा जाएगा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र को, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के केंद्र को कितना फंड आवंटित किया गया, तो टोटल 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो क्वेश्चंस जो जो पूछे जाने की चांसेस है वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। ऐसा नहीं कि बजट में जो भी चीजें हैं वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। नोट्स में जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है वो मैं सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया है। तो आप बस वीडियो को देखिए और इसके बाद भी हम वीडियो लाएंगे, 2-3 वीडियो और आएंगी जिसमें आपको बहुत सारी चीजें और एक्स्ट्रा कुछ होगा तो जानने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की बात की गई है, तो इसमें संशोधित योजना कौन सा था, तो उड़ान योजना आपने नाम सुना होगा, तो उसमें संशोधन किया गया। और संशोधित योजना के तहत नए गंतव्य कितने शामिल किए गए, तो 120 नए गंतव्य को लक्षित किया गया। धनराशि कितनी आवंटित की गई, तो टोटल 10,000 करोड़ रुपए की धनराशि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया बजट में। अब एक क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जाएगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई जो है, ये याद रखिएगा कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई जो पहले सीमा थी वो कितना था, 74% था, लेकिन अब इसको बढ़ा करके टोटल 100% कर दिया गया। ये याद रखिएगा कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 74 से बढ़ा करके 100% कर दिया गया। ठीक है, एफडीआई में जो वृद्धि हुआ बीमा निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत किया गया, ये याद रखना।
नई कर व्यवस्था के अंतर्गत आपने सुना कि बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा, यानी अगर एनुअल किसी की इनकम 12 लाख रुपए तक है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ आया है कि नई कर व्यवस्था के अंतर्गत कितनी वार्षिक आय पर कोई आयकर देय नहीं होगा। तो 12 लाख रुपए तक की अगर इनकम है, एनुअल इनकम, तो वहाँ पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है? यहाँ पे ध्यान देना है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत कितनी सड़कें बनाई जाएँगी? तो 5,000 किलोमीटर, ठीक है? 5,000 किलोमीटर सड़कें बनाने की बात की गई है और इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो टोटल 10,000 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। ठीक है? तो ये 2 प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि महिला शक्ति योजना के लिए धनराशि कितनी आवंटित की गई है? तो महिला शक्ति के लिए भी 5,000 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। महिला सशक्तिकरण के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री महिला शक्ति योजना के नाम से ये योजना स्टार्ट की गई है। स्वास्थ्य देखभाल मिशन के तहत कितनी धनराशि आवंटित है? तो 10,000 करोड़ रुपए आवंटित है और स्वास्थ्य देखभाल के लिए मिशन कौन सा है? राष्ट्रीय मिशन है जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। ठीक है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्टार्ट किया गया। तो देखिए ओवरऑल देखा जाए तो कुल मिलाकर के बजट से मैंने इतने सारे पॉइंट्स कवर किए और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये जो नोट्स है वो मैं अपने एएसओ के बैच में एप्लीकेशन पर अपलोड कर दूंगा, जहां से अगर आपको डाउनलोड करना हो तो आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट करा सकते हैं। और जैसा कि मैंने बोला कि अगर आपने इस वीडियो पर 305 लाइक्स कंप्लीट कर दिया तो इसका नेक्स्ट जो पार्ट होगा यानी कि हमारा आर्थिक सर्वेक्षण, उसको भी हम बहुत जल्द अपलोड कर देंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताना। कोई डाउट्स हो तो नीचे जरूर कमेंट करिए, उसमें सुधार किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।